हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू फुल स्कोर। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत। मेरा नाम है तेज प्रताप और आज इस क्लास में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं एसएससी सीजीएल 2021 का जो पेपर था AAO का, यानी कि अकाउंट्स एंड फाइनेंस का पेपर, उसके अकाउंट्स के सारे क्वेश्चंस आज आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो आइए चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं, आप या आपका कोई भी दोस्त AAO की तैयारी करने की सोच रहे हो तो फुल स्कोर इज द बेस्ट प्लेस। हमने लगातार सिलेक्शंस दिए हैं, अब तक 2017 से लगातार सिलेक्शन देते आए हैं। तो ज्वाइन कैसे करना है कोर्स, आप जाएंगे फुल स्कोर AAO ऐप पे, फुल स्कोर AO, ठीक, और वहां पे मिल जाएगा आपको कोर्स, ठीक। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, तो भैया ये है हमारा पहला क्वेश्चन, आइए देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर अकाउंटिंग लिमिटेशंस। पूछ रहे हैं कि अकाउंटिंग लिमिटेशंस कौन सी हैं, ठीक। चलिए देखते हैं दोस्तों कौन सी हैं लिमिटेशंस। कहते हैं अकाउंटिंग सिस्टम केवल हिस्टोरिकल इवेंट्स को रिकॉर्ड करता है। बिल्कुल सही बात है। अकाउंट्स में जो मतलब जो भी ट्रांजैक्शंस हैं जो हो चुकी हैं उन्हीं को हम रिकॉर्ड करेंगे। जैसे सामान बिक रहा है, मान लीजिए मैं एक अकाउंटेंट, मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपको अकाउंट्स नहीं आती, उस हिसाब से आप सोचना, आपको लिख लेना है। तो मान लीजिए एक दुकान है, सामान बिक रहा है, वहां पे हम क्या लिख लेंगे, जितना भी सामान बिकता जाएगा नोट करते जाएंगे, अकाउंट्स में ये हम काम कर लेंगे। मान लीजिए आज ही हमें बिजली का बिल देना है, तो भैया वो भी जैसे ही पेमेंट होगी बिल की लिख लेंगे। लेकिन हमारी जो दुकान है या हमारी जो कंपनी है एक नेगोशिएशन कर रही है कि वो हो सकता है कि वो 1000 करोड़ का ऑर्डर उसे मिल जाए, तो भैया अभी मिला तो नहीं, उसका कोई मतलब नहीं है। मतलब फ्यूचर के इवेंट्स आप रिकॉर्ड नहीं करते, जो हो चुके हैं इवेंट्स वही रिकॉर्ड करोगे। तो ये सिर्फ हिस्टोरिकल इवेंट रिकॉर्ड करता है। ये फीचर भी है, लिमिटेशन भी है। अकाउंटिंग जो है दोस्तों वो इग्नोर कर देता है इन्फ्लेशन को। कब? जब वो फिक्स्ड असेट्स की वैल्यू निकालता है। अच्छा, ये फिक्स्ड असेट्स क्या होती हैं? असेट्स दो तरीके की, संपत्तियां जो हैं बिजनेस में दो तरीके की, फिक्स्ड असेट, करंट असेट। अचल संपत्ति, चल संपत्ति। जैसे अमिताभ कहते हैं ना, वो मूवी है एक उनकी, मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, तुम्हारे पास क्या है, आई। तो ये जो अमिताभ के गाड़ी और बंगले की बात है वो बेसिकली फिक्स्ड असेट्स हैं। जैसे कोई भी कंपनी है, कोई भी बिजनेस है, उसके पास जो उसकी प्लांट एंड मशीनरी है, ढेर सारी बड़ी बड़ी मशीनें, जो उसकी बिल्डिंग्स हैं, वो सारी फिक्स्ड असेट होती हैं। और जैसे कैश है आपके पास कुछ, वो आपका करंट असेट है, कभी भी चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज हो जाएगा? मान लीजिए कंपनी के गल्ले में अभी कैश है 1 करोड़ या 1 लाख रुपया, तब तक कोई आता है 100 रुपया और दे के चला गया, बढ़ गया कैश, तुरंत चेंज हो गया। या फिर कोई आया जो आपसे कहता है भाई साहब मेरी पेमेंट कर दो, 200 रुपए की है, आपने उसको दे दिया, कैश चेंज हो जाता है तुरंत। तो ये जितने भी करंट असेट्स होते हैं उनका फीचर ये है कि वो साल भर से कम टाइम में ही चेंज हो जाते हैं। और जो फिक्स्ड असेट्स हैं वो 1 साल से लंबे समय तक बिजनेस में चलते रहते हैं, ठीक। तो खैर, अब फिक्स्ड असेट की जब हम अकाउंटिंग करते हैं दोस्तों, तो इसको कॉस्ट पे ही हम लिखते हैं, वो कॉस्ट जिस पे हमने इसको परचेज किया था। जैसे मान लीजिए गुड़गांव में आपने एक जमीन खरीदी 10 साल पहले 20 लाख रुपए की, 20 लाख रुपए की दोस्तों आपने जमीन खरीदी, आज उसकी वैल्यू जो है वह 2 करोड़ रुपए है। तो बिजनेस में हम कॉस्ट कॉन्सेप्ट फॉलो करते हैं, वो कहता है भैया इसको हिस्टोरिकल कॉस्ट पे ही लिखना, 20 लाख रुपए पे ही लिखना। इन्फ्लेशन जो भी हो, सारी चीजें या मार्केट में प्राइस बढ़ रही हो, सब इग्नोर कर देना, सिर्फ आपको कॉस्ट पे ही लिखना है। तो ये भी हमारी एक लिमिटेशन है। हमें मार्केट वैल्यू पे आज की डेट में लिख लेना चाहिए एक तरह से, लेकिन नहीं लिख सकते। खैर ठीक, तो ये भी क्लियर। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन डज नॉट इंक्लूड द कॉस्ट ऑफ पोल्यूशन एंड एम्प्लॉय एक्सीडेंटल इंजरीज। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में दोस्तों हम क्या इंक्लूड नहीं करते? पोल्यूशन के कॉस्ट को। बिल्कुल भैया, अब सामान बन रहा है, फैक्ट्री से धुआं निकल रहा है, उसका थोड़े हिसाब रखेंगे हम, पहली चीज। दूसरा, किसी भी एम्प्लॉय का एक्सीडेंट वगैरह हो जाए, वो काम नहीं कर पाएगा, तो ये चीजें भी नहीं अकाउंट्स में लिखी जा सकती हैं। अकाउंट्स में सिर्फ वही चीजें लिखी जाती हैं जिसको पैसे में मेजर किया जा सके। अब ये जो घटना है ये पैसे मेजर नहीं हो सकती। हाँ,
अगर हमने उस एम्प्लॉय को कोई कंपनसेशन दिया तो वो चीज़ तो हम लिख सकते हैं, लेकिन जो एक्सीडेंटल इंजरीज हुई वो चीज़ें इग्नोर हो जाएंगी, सिर्फ मनी वाली ही चीज़ें लिखी जा सकती हैं। ये भी एक इसका आप कह सकते हैं लिमिटेशंस हैं। तो आप देखेंगे तीनों ही लिमिटेशंस हैं, राइट। चलते हैं प्यारे बच्चे आगे। आइए दोस्तों इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अकाउंट बैलेंसेज शोइंग इन द ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस की बात कर रहा है दोस्तों। ट्रायल बैलेंस की अगर मैं आपसे बात करूं तो बेसिकली होता है ये एक स्टेटमेंट, ठीक है। और ट्रायल बैलेंस में हम क्या करते हैं मैं बताऊं आपको, दिखता कैसा है ट्रायल बैलेंस। तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, यहाँ पे डेबिट आ जाएगा दोस्तों और इस साइड आ जाता है क्रेडिट। आप क्या करते हैं, जितने भी आपके असेट्स होती हैं वो डेबिट साइड आ जाती हैं, ठीक, और एक्सपेंसेस जितने होंगे वो भी डेबिट साइड आ जाते हैं। क्रेडिट में क्या क्या आता है, लाइबिलिटीज आ जाती हैं, कोई आपके ऊपर उधारी हो वो आ जाता है, और आपकी जो इनकम है वो भी आप क्रेडिट साइड लिखते हैं, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं जरा क्वेश्चन। सेल्स अकाउंट क्रेडिट साइड कह रहे हैं, सेल्स है साहब हमारी इनकम, इनकम है क्रेडिट साइड, बिल्कुल ठीक है, ये चीज़ तो सही है। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट की बात करूं दोस्तों, जो बिल्स रिसीवेबल पे अभी आएंगे हम, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट की अगर बात करें तो ये है आपकी एसेट है, प्लांट एंड मशीनरी जो आपकी संपत्ति है, ये भी डेबिट साइड आएगी, ये डेबिट साइड आएगी क्योंकि असेट्स आएंगी डेबिट साइड, ये भी बिल्कुल ठीक है। राइट, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट डेबिट साइड आएगा नहीं, ये समझते हैं दोस्तों। डिस्काउंट आपको जो मिला, डिस्काउंट आपको मिला है, ये है आपकी इनकम। डिस्काउंट जो आपको मिला है दोस्तों वो है आपकी इनकम, और वो आनी चाहिए इनकम क्रेडिट साइड। तो भैया ये वाला तो गलत है एक। और देखते हैं बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल को बस आप इतना समझिए कि एक कागज है ये, ठीक है, और ये कागज फ्यूचर में आपको पैसे दिलाएगा। जैसे आप एफडी करा देते हो मान लो, तो एफडी वाला जो कागज है वो क्या करता है, फिक्स डिपॉजिट का, वो आपको आज से 1-2 साल बाद पैसे दिलाएगा, ठीक। तो वो आपके लिए एक संपत्ति होती है। वैसे ही बिल्स रिसीवेबल, रिसीवेबल लिखा है, पैसे मिलेंगे, आपकी संपत्ति है, एसेट है, तो डेबिट साइड आनी चाहिए। लेकिन एसेट होने के बाद भी ये क्रेडिट साइड आ रहा है, तो ये भी गलत है। आपसे पूछा था नॉट करेक्टली मैच्ड, तो 2 and 3 आंसर होना चाहिए था 4, ठीक। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे जो ऑप्शन है वो मिसिंग हैं, इसलिए ये प्रॉब्लम आ रही है। सो दिस इज योर राइट आंसर इन दिस केस। चलते हैं दोस्तों आगे। कहते हैं व्हेन द होल्डर ऑफ अ बिल, बिल जिसके पास है दोस्तों वह इंडोर्स कर देता है। अभी आएंगे थोड़ी देर में इस पे, या चलिए क्लियर ही कर देता हूं। अभी पीछे बिल की बात हो रही थी, बेसिकली होता क्या है, ये बिल एक पेपर होता है, ठीक, कागज, स्टाम्प पेपर मान लो आप, ठीक है। स्टाम्प पेपर पे लिखा जाता है मैं तुम्हें आदेश निर्देश देता हूं, ठीक है, कि तुम मुझे, जैसे आपका नाम है मान लीजिए मिस्टर ए, मैं आदेश देता हूं कि आप मुझे 15 तारीख को 2 लाख रुपए देंगे, किस एवज में, जो आपने मुझसे सामान खरीदा है उसके बदले में, ठीक। अब यहाँ पे आपका साइन हो जाता है, मेरा साइन हो जाता है, मैंने बिल बनाया, मैंने साइन किया, आपने भी साइन कर दिया, एक्सेप्टेड, ठीक। तो अब ये जो कागज है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कागज है, स्टाम्प पेपर पे प्रॉपर बनाया गया है, इसकी लीगल वैलिडिटी है। कोर्ट में इसको अगर पेमेंट नहीं आती तो आप ले जा सकते हैं कागज को, केस कर सकते हैं। तो बड़ा इंपॉर्टेंट कागज है, एक संपत्ति है, ठीक, मेरे लिए, उस सामने वाले के लिए जिसने एक्सेप्ट किया उसके लिए दायित्व है, लाइबिलिटी है, उसके ऊपर उधार है। आई होप क्लियर है इतना। अच्छा, अब ये बिल कई बार क्या होता है दोस्तों, मैंने आपके ऊपर बिल ड्रॉ किया था कि आप मुझे इतने रुपए दोगे, ठीक, लेकिन अब मालिक इस बिल का कौन है, मैं हूं, मुझे पैसे आपसे लेने हैं 15 तारीख को। अब मैं चाहूं तो इसी बीच में इस बिल का मालिकाना हक किसी और को ट्रांसफर कर दूं, मतलब इस बिल का मालिक मैं किसी और को बना दूं। मैंने बना दिया मालिक, मान लीजिए मिस्टर सी को, तो अब इसके लिए मैं क्या करूंगा, उनको टाइटल ट्रांसफर करूंगा, मालिकाना हक ट्रांसफर करूंगा, बिल उनको मैं इंडोर्स कर दूंगा। क्या कर दूंगा, इंडोर्स कर दूंगा।
तो दोस्तों इस केस में मैं कहलाता हूं एंडोर्सर, ठीक, जिसने एंडोर्स किया बिल को। ये कहलाएंगे एंडोर्सी। अब यही आगे से मालिक हैं उसके, ठीक है, टाइटल इनके पास। सो आई होप इट इज क्लियर। व्हेन द होल्डर ऑफ अ बिल एंडोर्सेस द बिल, एंडोर्स कर दिया बिल को एक थर्ड पार्टी को, मिस्टर सी को। अब बिल कहलाता है कि भैया एंडोर्स हो गया। द पार्टी टू होम द बिल इज एंडोर्स्ड, जिस पार्टी को आपने बिल एंडोर्स किया है वो क्या कहलाएगा दोस्तों, वो कहलाता है एंडोर्सी। और जो एंडोर्स करता है वो एंडोर्सर कहलाता है। क्लियर? चलते हैं दोस्तों आगे। अच्छा, कृष्णा लिमिटेड ने परचेस किया रॉ मटेरियल, जो कॉस्ट प्राइस है, क्रय मूल्य है 1000 रुपीज, 1000 रुपीज है भाई, ठीक। अदर इंफॉर्मेशन इज एज फॉलोज। फ्रेट, फ्रेट का मतलब किराया, इन्होंने दिया 50 रुपया, ठीक है दोस्तों। इसके बाद अनलोडिंग चार्ज, मतलब माल आप खरीदे, फिर किराए दे के लेके आए, फिर उतरवा के गोदाम में रखवाएंगे, उसके लिए भी आपको लेबर लगानी पड़ेगी। आपने अनलोडिंग चार्ज दिया है 20 रुपया, मैंने कहा ये लो, ठीक है दोस्तों। 1070 का माल हो जाता, लेकिन आपको मिल गया ट्रेड डिस्काउंट, और डिस्काउंट मिला है आपको 15 रुपए का। ट्रेड डिस्काउंट मतलब वहीं आपको तुरंत डिस्काउंट मिल गया 1000 रुपए पे 15 रुपए का। तो भैया आप वो 15 रुपया इसमें से कम कर दो। जो आपको ये माल पड़ा है टोटल वो 1055 में पड़ा है, ठीक। एक खास बात मैं आपको बताना चाहूंगा, जब भी हम दोस्तों, राइट, जब भी हम कॉस्ट निकालते हैं ना, कॉस्ट ऑफ परचेज फॉर इन्वेंट्री, इन्वेंट्री मतलब माल, क्लोजिंग स्टॉक, जो भी आपके पास माल है, जब भी कॉस्ट निकालते हैं हम, तो एक काम करते हैं, जो उसका सीपी था वो लेते हैं। इसके अलावा उसको लाने का खर्चा प्रेजेंट लोकेशन तक, जहां पे मेरी दुकान है वहां तक लाने का खर्चा भी इसमें ऐड कर देते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूं। मान लीजिए दोस्तों मैंने एक माल खरीदा, कहां से, मैं मान लो चावल का व्यापारी हूं। अब मेरी दुकान है चांदनी चौक में, मैं गया एक गांव में, वहां से मैंने चावल खरीद लिए, चावल खरीद लिए 50,000 रुपए के। अब ऐसे तो सर पे लेके आ नहीं सकते, वहां से कुछ ट्रैक्टर, ट्रक, जो भी किया, टेम्पो, ठीक, उसमें लदवा दिया, वहां पे 1000 रुपए टेम्पो वाले को दे दिए, लदवाने वालों को 100 रुपए। 50,000 का माल, 100 रुपया लदवाने वालों को, 1000 रुपया टेम्पो वाले को। अब माल आ गया मेरे गेट पे, मेरी जो चांदनी चौक में दुकान है। अब इस दुकान के अंदर रखवाने के लिए मुझे फिर 100 रुपए देने पड़े। तो जब भी हम कॉस्ट निकालते हैं इन्वेंट्री की, तो उस जो सीपी थी वो, इसके अलावा जो लाने का पूरा खर्चा है पॉइंट ऑफ सेल तक, वो सारा ऐड कर देते हैं। तो अभी जो मैंने एग्जांपल दिया, 50,000 प्लस 1000 प्लस 100 वहां लोडिंग के लिए दिया, यहां लोडिंग के 100, तो 51,200 रुपीज कॉस्ट हो जाती है, ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार से यहां पे भी हमने वही सेम किया है, कॉस्ट निकाला है, ट्रेड डिस्काउंट माइनस करती है। आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज या आर करेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है भाई? सबसे पहले ये कौन बनाता है इसको? वो सभी कंसर्न्स बनाती हैं जो ट्रेड करती हैं। जैसे विद्यालय बनाएगा, स्कूल, स्कूल ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनाएगा, वो सर्विस प्रोवाइड करता है, वो पढ़ाता है। जैसे ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो आपका है वो बनाएगा ट्रेडिंग अकाउंट, नहीं बनाएगा, वो ट्रांसपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, ठीक। तो कौन बनाएगा? जो ट्रेड करता है। जैसे जितने भी दुकान आप देखते हैं, किराना वाले हैं, बिग बाजार है, रिलायंस फ्रेश है, ये सारे बनाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक। ट्रेडिंग अकाउंट बनाते किस लिए हैं दोस्तों? ट्रेडिंग अकाउंट का पर्पस है ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस निकाल के देना, ठीक। इससे हम कैलकुलेट करते हैं ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। और इसके बाद एक और अकाउंट बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। उसको क्यों बनाते हैं? उससे निकालते हैं हम नेट प्रॉफिट, राइट। तो इतनी बात क्लियर। ट्रेडिंग अकाउंट इज प्रिपेयर्ड फॉर एसरटेनिंग द नेट प्रॉफिट। कह रहे हैं ये बिल्कुल ही गलत कह रहे हैं, नहीं है ऐसा भाई, राइट। आगे देखिए, कॉस्ट ऑफ गुड्स परचेज्ड, जो भी आपने गुड्स परचेज की उसकी कॉस्ट में क्या क्या इंक्लूड है? कहते हैं एक्सपेंसेस इनकर्ड टिल गुड्स आर बॉट
टू द प्लेस ऑफ बिजनेस। अभी पिछले क्वेश्चन में भी मैंने आपको ये बात बताई कि जब भी दोस्तों आप कॉस्ट ऑफ गुड्स निकालेंगे तो आप देखेंगे कि माल जितने में खरीदा वो और उसको लोकेशन तक, अपना जो पॉइंट ऑफ सेल तक है वहां तक लाने का खर्चा भी इंक्लूड कर देंगे। वही चीज कह रही है, ऑल एक्सपेंसेस इनकर्ड टिल गुड्स आर ब्रॉट टू द प्लेस ऑफ बिजनेस। बिल्कुल ठीक बात है। तो दोस्तों जो दूसरा स्टेटमेंट है वो पूरी तरह से सही है और पहला स्टेटमेंट बिल्कुल गलत। ठीक, आइए इसको देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ नेचर ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के हिसाब से हमें ये स्टेटमेंट्स देखने हैं। इट रिकॉर्ड्स ओनली इकोनॉमिक इवेंट्स। बिल्कुल ठीक बात है। इकोनॉमिक मतलब जिनको पैसे में मापा जा सके, जिनको पैसे में एक्सप्रेस किया जा सके, सिर्फ आपको वही चीज़ें लिखनी होती हैं। अब मान लीजिए कि आप सीईओ लेके आते हैं। मान लो आप कहते हो भाई साहब अब मैंने एक सॉफ्टवेयर की कंपनी बनाई और मेरी कंपनी के सीईओ नारायण मूर्ति, ठीक, राइट, जो इन्फोसिस के मालिक हैं। तो इतना लेजेंडरी सीईओ लेके आओगे तो हजारों करोड़ का बिजनेस तो वैसे ही बिल्ड हो जाएगा। जिसको फोन करेंगे वो यूएस में जो भी उनके क्लाइंट्स रहे हैं पहले, ठीक है, या लोग तो कहेंगे भाई नारायण मूर्ति ने कंपनी खोली है, मतलब बढ़िया ही काम करेंगे, प्रोजेक्ट आपको मिलने लगेगा। लेकिन ये चीज आप लिख नहीं सकते इतना बड़ा सीईओ लाके। लेकिन कंपनी में 10 रुपए की चोरी हो जाए तो उसको भी लिखना पड़ता है। सिर्फ हम इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस लिखते हैं, क्वालिटेटिव चीजों को नहीं लिखते। बस सही बात है। इट रिकॉर्ड्स इंफॉर्मेशन एज पर सम स्पेसिफाइड रूल्स। बिल्कुल रूल फॉलो किया जाता है दोस्तों। जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, ढेर सारे प्रिंसिपल्स हैं, कन्वेंशंस, ठीक। उसके बाद इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। अगर आप इंटरनेशनल करें तो आईएफआरएस है। बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको फॉलो किया जाता है, ठीक। इट रिकॉर्ड्स बिजनेस ट्रांजेक्शन्स ओनली ऑन कैश बेसिस। दोस्तों क्या अगर मैं उधार सामान बेचूंगा तो उसको नहीं लिखूंगा अकाउंट्स में? लिखना पड़ेगा भाई। तो सिर्फ कैश वाला थोड़े ही लिखेंगे, कैश भी लिखेंगे, क्रेडिट भी लिखेंगे, सब लिखेंगे, ठीक। तो ये वाला गलत है आपका। हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? तो भैया 2 ही सही हैं, पहले और दूसरे। तो ओनली 2 स्टेटमेंट्स। प्यारे बच्चे ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, न्यूमेरिकल है, प्यारा सा, देखते हैं। एक मशीन है जो परचेज की गई है 7 लाख रुपए में। कॉस्ट कितनी है? 7 लाख, ठीक। तो 7 लाख की मशीन है दोस्तों और 3 लाख रुपए इसको लगवाने में लग गया। अब सोचो जरा, इसको ऐसे समझना, अकाउंट जो है बिल्कुल ना व्यवहारिक है, ठीक। जैसे आप रियल लाइफ में करते हो चीजें वैसी ही हैं। आप मशीन खरीद के लाए मान लो 7 लाख की, कहाँ से? जर्मनी से लेके आए, मैकेनिक भी जर्मनी से आए उसके यहाँ लगाने। वो रुके 5 स्टार होटल में, उसका सारा खर्चा आपको उठाना पड़ा, जहाज से आने जाने का खर्चा आपको। तो ये जो मैकेनिक आया उसने सारा बिल आपके नाम बना दिया, ठीक है, 3 लाख रुपया उसका खर्चा। कल जब मैं आपसे पूछता हूं कि भाई ये जो मशीन आप कितने की लेके आए, आप क्या बोलोगे? आप कहोगे सर मशीन वैसे तो 7 लाख की थी, मेरे को 10 लाख की पड़ी है सर, बोलोगे ना? अकाउंट्स वही कहता है, कहता है भैया मशीन को लाना, मशीन जितने की थी और मशीन को लाने और लगवाने का खर्चा ये सारा मशीन पे ही चार्ज कर देना। मतलब मशीन को जब अपने बुक्स में दिखाना तो 7 लाख प्लस 3 लाख 10 लाख रुपए की मशीन अपने अकाउंट्स में दिखाना। मैंने कहा ठीक है साहब। आगे कहते हैं डेप्रिसिएशन चार्ज करना है 20% पर एनम अकॉर्डिंग टू द स्ट्रेट लाइन मेथड फॉर द ईयर दिस दिस दिस। डेप्रिसिएशन का रेट क्या है? 20%। होता क्या है डेप्रिसिएशन? अब मशीन आप लेके आए दोस्तों 10 लाख की, इसकी एक लाइफ होगी कि 5 साल चलेगी, 10 साल चलेगी, 15 साल, 20 साल, एक इसकी एक एस्टिमेटेड लाइफ होगी। उसके बाद ये मशीन खत्म। अब मशीन क्या है, खत्म होगी ना धीरे धीरे, और धीरे धीरे जैसे जैसे पुरानी होती जाएगी वैसे वैसे इस मशीन की वैल्यू भी मार्केट में कम होती जाएगी। आप लेके आए, खर्चा हुआ 10 लाख, 1 साल बाद बेचोगे शायद कोई 8 लाख दे दे, कोई 9 लाख दे दे, कोई 7.5 लाख दे दे। दूसरी साल बेचोगे 2 साल बिता दिया और कम। मतलब ये व्यवहारिक भी है कि मशीन की वैल्यू टाइम टू टाइम कम होती चली जाती है, ठीक। उसी चीज को अब कहते हैं भैया अकाउंट्स में डेप्रिसिएशन। अकाउंट्स में अब हम ये तो करेंगे नहीं
कि हर साल मशीन का नीलामी निकाल दें कि भाई कितने की ले रहे हो, उस हिसाब से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करें। ऐसा नहीं करते, अकाउंट्स में एक कुछ रूल्स हैं सेट, उसी के आधार पर डेप्रिसिएशन निकालते हैं हर साल का। और यही एक रूल है उसमें से, स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। तो दोस्तों ये कहते हैं 20% डेप्रिशिएट हुआ स्ट्रेट लाइन मेथड। साल कब खत्म हुआ? 31 मार्च 2022 को। आगे पढ़िए जरा, कैलकुलेट द डिफरेंस, आपको डिफरेंस निकालना है इन द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन के अमाउंट में। कब का? पहले साल का ही। अगर ये मशीन 1 अप्रैल को खरीदी जाती तब कितना डेप्रिसिएशन आता, और 1 जुलाई को खरीदी जाती तब कितना डेप्रिसिएशन आता, ये आप बताओ। और डिफरेंस कितना आ रहा है ये मेन बताना है। तो दोस्तों ध्यान से समझना, अगर मशीन 1 अप्रैल 2021 को खरीदी गई है, 31 मार्च 2022 को मैं डेप्रिसिएशन निकालता हूँ। पूरे 1 साल बीत चुके हैं, 12 महीने पूरे बीत चुके हैं, 20% डेप्रिसिएशन रेट है, मैं 20% ही डेप्रिसिएशन लगाऊंगा। और आप कह सकते हो 10 लाख का 20% 2 लाख रुपया हो जाएगा। खैर, अगर आपने मशीन 1 अप्रैल को खरीदी है तो। अब दोस्तों ये कहते हैं अगर 1 जुलाई को खरीदी तो। दोस्तों अगर 1 जुलाई को खरीदी तब आप सोचिए अभी कितने महीने मशीन यूज हो रही है। आप कहेंगे जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 3 3 6 3 9 महीने, 9 महीने मशीन यूज हो रही। जो रेट है 20% पर एनम है, पूरे साल का है, 12 महीने का। 12 महीने का अगर 20% है रेट, तो 9 महीने का कितना होगा? 12 महीने का 20% तो 9 महीने का भैया हो जाएगा 15%, है ना, राइट? ठीक है, 15%। तो यहां पे आप देखेंगे दोस्तों 10 लाख का 15% ये दे देगा आपको 1.5 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए। ठीक, अब बताइए डिफरेंस कितने का है? 50,000 का है। आप चाहते तो सीधा 3 महीने का भी निकाल के जो डिफरेंस था 50,000 रुपया कह सकते थे। ठीक, चलें आगे, आइए चलते हैं प्यारे बच्चे। ये है हमारा अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट मैच ऑफ द टाइप्स ऑफ अकाउंट्स एंड द रूल्स? पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है भाई? पर्सनल अकाउंट डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। 1 का हो गया दोस्तों ए, सही है बिल्कुल। दूसरा देखिए रियल अकाउंट, क्या रूल है? रियल अकाउंट का रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो दूसरे का दोस्तों देखिए सी हो गया। और नॉमिनल अकाउंट का रूल डेबिट, ओहो मैं क्या बोल रहा हूं, डेबिट, देख रहा हूं इधर सही, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, दैट इज रियल अकाउंट। रियल अकाउंट असेट्स के अकाउंट होते हैं, संपत्तियों के अकाउंट। इसका रूल है दोस्तों डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल अकाउंट एक्सपेंसेस और इनकम्स के अकाउंट होते हैं, इनके लिए रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। 1 का ए, 2 का सी, 3 का बी। दिस इज द करेक्ट आंसर। ये गोल्डन रूल्स हैं, आपको मुंह जबानी याद होने चाहिए। अब दोस्तों ये क्वेश्चन है आपका, ट्रायल बैलेंस शोज क्रेडिट बैलेंसेस डेबिट बैलेंस। तो भैया ट्रायल बैलेंस दोनों ही दिखा सकता है, डेबिट या क्रेडिट दोनों ही। ठीक, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए देखते हैं अगला, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सिंगल एंट्री सिस्टम। अब दोस्तों जो अकाउंट्स में जो एंट्री की जाती हैं, 2 सिस्टम है उसके, सिंगल एंट्री सिस्टम और डबल एंट्री सिस्टम। सिंगल एंट्री सिस्टम तो बड़ा सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सिंगल एंट्री सिस्टम अलाउड नहीं है, ये अनसाइंटिफिक, अनसिस्टमैटिक। मैं और आप जो अकाउंटिंग करेंगे वो सिंगल एंट्री सिस्टम टाइप की होगी। जो साइंटिफिक तरीका है प्रॉपर, जब हम अकाउंटिंग सीख के करेंगे तो हम डबल एंट्री सिस्टम के हिसाब से अकाउंटिंग कर रहे होंगे। ठीक, तो सिंगल एंट्री सिस्टम क्या है, कौन यूज़ करता है? छोटे मोटे व्यापारी वगैरह यूज़ करते हैं। जो बिजनेसेस हैं प्रॉपर, जो इनकम टैक्स वगैरह भर रहे हैं, या जिनको बैंक से लोन लेना है, लोन वगैरह लेते रहते हैं, वो सारे फॉलो करते हैं दोस्तों डबल एंट्री सिस्टम। वो सिंगल एंट्री सिस्टम फॉलो नहीं करते। आइए देख लेते हैं। तो सिंगल एंट्री सिस्टम के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दे रखी है, हमें बताना है कौन सी इंफॉर्मेशन करेक्ट है। इट इज नोन एज पार्शियल एंड इनकम्प्लीट रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। बिल्कुल ठीक बात है, आप ट्रांजैक्शन के सारे पक्षों को रिकॉर्ड नहीं करते हैं,
डबल एंट्री सिस्टम में आप करते हैं, ठीक। सिंगल एंट्री सिस्टम में सारे पक्षों के रिकॉर्ड नहीं करते। दिस सिस्टम इज जनरली अडॉप्टेड बाई स्मॉल ट्रेडर्स, शॉपकीपर्स, डॉक्टर्स, एडवोकेट्स एंड अदर प्रोफेशनल्स। बिल्कुल ठीक बात है, जहाँ पे जब तक टैक्स वैक्स नहीं बन रहा आप अडॉप्ट कर लो इसको, ठीक है। चाहे आप डॉक्टर हो, चाहे एडवोकेट हो, अकाउंटिंग तो आती नहीं है, तो यही करेंगे। मैं आप कोई भी हो, आप टीचर बन जाओगे तो भी आप यही काम करोगे सिंगल एंट्री में। लिमिटेड कंपनीज इसको फॉलो नहीं कर सकती हैं क्योंकि उनको सारे ही रिकॉर्ड्स मेंटेन करने होते हैं, ठीक बात है। तो सारे ही सही हैं, ऑल ऑफ 1, 2 एंड 3, ठीक। मूविंग अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्यारे बच्चे, ये हमारा अगला क्वेश्चन। अभी जो आपने देखा था डेप्रिसिएशन पे एक क्वेश्चन, उसी का ये आधा पार्ट है। लग रहा है एसएससी ने जिस किताब से क्वेश्चन उठाया है, दोनों ही ध्यान नहीं दिया, एक ही किताब से उठा लिया और उसी का आधा पार्ट ये है। देख लेते हैं। एक मशीन आपने 7 लाख रुपए में खरीदी और लगवाने का खर्चा है 3 लाख, तो मशीन कितने की हो गई? 10 लाख की, ठीक। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन एट 20% पर एनम, ठीक, अकॉर्डिंग टू द स्ट्रेट लाइन मेथड फॉर द फर्स्ट ईयर, जो कि खत्म होता है 31 मार्च को। मशीन कब खरीदी है? 1 जुलाई को। जुलाई में खरीदी 1 जुलाई को। जुलाई पूरा, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, आपने आपके पास रही मशीन 9 महीने। डेप्रिसिएशन का जो रेट है 20% पूरे साल का है, 12 महीने का, तो 9 महीने का 15% हो जाएगा। पहले ही आपने देख रखा है, तो 1.5 लाख, 1.5 लाख रुपये आपका डेप्रिसिएशन आ जाएगा, ठीक। प्यारे बच्चे, ये हमारा अगला क्वेश्चन, आइए देखते हैं। द डैश अकाउंट शोज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट आफ्टर द सेम हैज बीन अर्न्ड एंड कंप्यूटेड बाय अ पार्टनरशिप फर्म, ठीक, ये क्वेश्चन है। तो यहां पे पार्टनरशिप फर्म की बात आ गई, पार्टनरशिप अकाउंटिंग यहां पे इन्वॉल्व हो जाएगी। और कहते हैं कि प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूशन करना है, तो भैया कौन सा अकाउंट बनाएं? दोस्तों, ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में मैंने आपको बताया था, इसका पर्पस होता है ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस निकालना। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये नेट प्रॉफिट निकाल के देता है। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट अगर है दोस्तों, तो हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड बताती है, जो भी सामान आप बना रहे हो उसकी क्या कॉस्ट आ रही है, कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड बता देती है, ठीक है दोस्तों, राइट। अब बात करते हैं हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की। इसको बनाने का पर्पस ही यही है कि जब आप नेट प्रॉफिट निकाल लो इससे, जब आप इससे नेट प्रॉफिट निकाल लो, तब उस प्रॉफिट का बंटवारा करने के लिए पार्टनर्स के बीच में जब बंटवारा करना हो, तब आप बनाते हो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक। आप क्या करते हो दोस्तों, एक साइड सारी प्रॉफिट लिख देते हो, जो भी आपको नेट प्रॉफिट मिला है, कोई और पैसा मिलना हो तो वो लिख देते हो, इधर सारे पार्टनर्स का डिस्ट्रीब्यूशन दिखा देते हो, वो पैसा बांट देते हो पार्टनर्स में। तो ये सही आंसर ये है आपका, ठीक। चले दोस्तों आगे आइए। कहते हैं विच अकाउंटिंग कन्वेंशंस आर रिलेटेड टू द फॉलोइंग एक्शन। जो क्लोजिंग स्टॉक है उसको वैल्यू करते हैं आप लोअर ऑफ कॉस्ट और रियलाइजेबल वैल्यू, बिल्कुल ठीक बात है। जो भी क्लोजिंग स्टॉक है वो कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर, यही लेते हैं। अगला कहते हैं सम स्टेशनरी आइटम्स परचेज्ड इन अ ईयर। अच्छा, ये बात हमें बताता कौन है? कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट या प्रूडेंस कॉन्सेप्ट बताता है कि भैया कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर, इसके दो नाम, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट, ठीक। कुछ स्टेशनरी आइटम्स हैं आपके पास, परचेज किया आपने 1 साल में, एंड यूज्ड फॉर अ नंबर ऑफ ईयर्स, ट्रीटेड एज एक्सपेंस एंड नॉट एज एन एसेट। देखिए, एसेट और एक्सपेंस हम कैसे डिसाइड करते हैं? अगर कोई भी चीज़ आपने खरीदी और उसका फ़ायदा आपको 1 साल से ज़्यादा टाइम तक मिलेगा, तो वो आपके लिए एसेट होती है। इसी साल फ़ायदा उठा रहे हैं उसका, तो वो खर्चा डाल के ख़त्म कर दो। जैसे आपने एसी लगवाई, आपको फ़ायदा 5 साल 10 साल मिलेगा, ये एसेट है। लेकिन मान लो आप एक रेनॉल्ड की पेन लेके आए, वो एक्सपेंस है, 1-2 महीने में टूट जाएगी, ख़त्म, लिख ले। या कॉपी लेके आए, वो सारी चीज़ें एक्सपेंस है। लेकिन अब कई बार क्या होता है, कुछ स्टेशनरी आइटम्स बहुत ही आप
संभल के काम करते हो, स्टेपलर है आपके यहाँ 10 साल से पड़ा हुआ है, ठीक। तो दोस्तों वो भी स्टेशनरी आइटम्स ही है, उसको हम, और वो चलता कई सालों तक है, उसको एसेट मानना चाहिए, लेकिन फिर भी हम उसको एक्सपेंस ट्रीट करते हैं। ऐसा क्यों? इसकी इजाज़त हमें कौन देता है, कौन सा अकाउंटिंग कन्वेंशन देता है? तो इसकी इजाज़त दोस्तों हमें देता है मेटरलिटी। मेटरलिटी हमसे ये कहता है कि जितने भी अकाउंट्स में मटेरियल इंफॉर्मेशन हो, जरूरी इंफॉर्मेशन हो, उनको जरूर लिख लो, और जो भी इमैटेरियल इंफॉर्मेशन हो या तो उन्हें छोड़ दो आप, या तो उन्हें क्लब करके लिख दो। कौन कहता है? मेटरलिटी कन्वेंशन कहता है, ठीक। तो दोस्तों अगर आप देखेंगे इसका जो आंसर है वो पहला ही है। प्रूडेंस कहता है क्लोजिंग स्टॉक को कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर, और मेटरलिटी क्या कहता है कि मेटेरियल इंफॉर्मेशन को ही लिखो। तो अब ये कहता है यार छोटा मोटा स्टेपलर है, इसको 10 साल तक क्यों कैरी कर रहे हो, इसी साल खत्म करो एक्सपेंस में डाल के, भले ही एसेट है लेकिन खत्म करो। इसमें डालो ना। आइए प्यारे बच्चे देखते हैं अगला। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एट्रीब्यूट्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन? अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के क्या क्या फीचर्स हैं देखते हैं। इट शुड हेल्प इन मेकिंग इंटर फर्म कंपेरिजन्स बट नॉट नेसेसरली इंटर पीरियड कंपेरिजन। क्या कह रहे हैं? जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, जो भी आपने अकाउंटिंग की, इससे हम इंटर फर्म कंपेरिजन कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए विप्रो की पूरी प्रॉफिट वगैरह निकाला गया, इन्फोसिस का निकाला गया, तो बिल्कुल हम कंपैरिजन कर सकते हैं, यार विप्रो की प्रॉफिट 30% बढ़ी, या विप्रो की प्रॉफिट इतने करोड़ रुपए है, इन्फोसिस की इतनी है, ठीक, कंपेयर किया जा सकता है। और भी बहुत सारी चीज़ें कंपेयर हो सकती है। लेकिन क्या हम इंटर पीरियड नहीं कर सकते? क्या ऐसा है क्या? पिछली बार कितनी प्रॉफिट थी इन्फोसिस की? पिछली बार सर इतने 1000 करोड़। इस साल कितनी है? इस साल इतने 1000। यार ये इंक्रीज है तो कितनी है, क्यों है? डिक्रीज है तो कितनी है, क्यों है? बिल्कुल की जा सकती है, और होनी भी चाहिए, है ना, इंटर पीरियड भी। सो ये स्टेटमेंट तो आपका बिल्कुल गलत है। आगे देखते हैं। जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है ये आपको जो प्रॉफिटेबिलिटी बताएगी वो ट्रू, वो एक्यूरेट और फेयर व्यू देगी प्रॉफिटेबिलिटी पे। बिल्कुल ये काम है। अकाउंट्स आप मेंटेन क्यों कर रहे हो? सही प्रॉफिट भी ना कैलकुलेट कर पाओ तो फायदा ही क्या है, ठीक। तो ये तो आपकी बात सही है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो गया, ट्रेडिंग अकाउंट वगैरह और भी चीज़ें होती हैं, ठीक। ये जब आप किसी को दे रहे हैं, किसी को भी दे रहे हैं, जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के स्टेक होल्डर्स कौन से हैं? कौन कौन आपके अकाउंट में इंटरेस्टेड है? सरकार इंटरेस्टेड है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, जीएसटी डिपार्टमेंट इंटरेस्टेड है, जिस बैंक से लोन लिए हैं आप वो भी इंटरेस्टेड है, भैया हमारा लोन चुकाने की कंडीशन की है कि नहीं है, खराब तो नहीं हो रही कंडीशन। और भी बहुत सारी पार्टीज, एम्प्लॉयज इंटरेस्टेड होती हैं, तो बहुत सारी पार्टीज इंटरेस्टेड। तो जब आप उनको अकाउंटिंग अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देते हैं तो क्या उसके साथ सारे सोर्स डॉक्यूमेंट भी देंगे आप? अच्छा, ये सोर्स डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं दोस्तों? आपने कहा, आप पहुंचे बैंक के पास, कही ये साहब हमारा पीएल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट, आपने सब कुछ रख दिया। अब आप क्या किए? इतने बिल ले गए हो। प्रॉफिट एंड लॉस में आपने सेल लिखी होगी, परचेज लिख, कितने का सामान बेचा, कितने का खरीदा था, ये साहब ये लो, ये सारा हमने सामान, ये बिल है किसकी? जो हमने बेचा। ये जो खरीदा था माल उसकी बिल है। भाई ये सब देने की जरूरत नहीं है, ठीक। ये अगर जरूरत पड़ेगी, बैंक आपसे मांगे तभी आप देंगे। कोई भी स्टेक होल्डर हो, जब आप उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट देते हैं तो सोर्स डॉक्यूमेंट्स नहीं देते। सोर्स डॉक्यूमेंट क्या होते हैं? ये सबूत है कि ट्रांजैक्शन हुआ है। जैसे आपने लिखा सेल मेरी 10 करोड़ की है, तो क्या सबूत है इसका? सारे सेल्स बिल लेके आओ। जैसे हल्दीराम का सेल्स, हल्दीराम कहता है मान लो मेरे इस स्टोर की सेल 2 करोड़ रुपए है, तो कैसे प्रूव होगा सही बोल रहा है गलत? सारी बिल देखो उसकी, ठीक। तो ये जो सबूत हैं वही है सोर्स डॉक्यूमेंट, राइट। और इसको देने की जरूरत नहीं होती। तो ये वाली बात भी गलत है। एक ही सही है दोस्तों, ओनली 2। देखिए, तो आइए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। लेट्स सी। स्पोर्ट्स क्लब ऑफ उड़ीसा है हैड रिसीव्ड इन 2022-23 में 2000 रुपये मिलते हैं इस स्पोर्ट्स क्लब को सब्सक्रिप्शन के रूप में। कितने मिल रहे हैं दोस्तों?
₹2000, 2000 रुपीज़ सब्सक्रिप्शन के रूप में। जितने भी क्लब्स होते हैं उनमें ढेर सारे मेंबर्स होते हैं, वो उसको सब्सक्रिप्शन फीस देते हैं, इसी सब्सक्रिप्शन की ये बात कर रहे हैं। अच्छा देखिए, सब्सक्रिप्शन जो 21-22 का है, पिछली साल का, वो अनपेड था कुछ कब, 1 अप्रैल 2022 को। जब ये साल शुरू हुआ तो कुछ पिछली साल का अनपेड था 200 रुपया। तो ये जो 2000 इस साल मिला है, इसमें पिछली साल वाला अनपेड भी मिला होगा पक्का। ऐसा ही सब्सक्रिप्शन के क्वेश्चन चलते हैं, मतलब जो भी अनपेड था पिछली साल का उसे हम मानते हैं कि इस साल मिल गया। तो 2000 रुपया टोटल मिला, लेकिन 200 रुपया पिछली साल का मिला है, इसको हम माइनस कर देंगे इनकम निकालते वक्त। ठीक, आगे देखिए, सब्सक्रिप्शंस पेड इन एडवांस कब, 31 पिछली साल 31 मार्च 2022 ₹50। पिछली साल दोस्तों 50 रुपये एडवांस मिल गए थे। कुछ किसी मेंबर ने एडवांस, 1 या 2 या 4 मेंबर्स ने एडवांस दे दिया होगा 50 रुपया पिछली साल। तो दोस्तों ये पिछले साल की इनकम नहीं थी, ये इस साल की थी। ये पिछली साल सिर्फ आपको एडवांस मिला था। तो भैया ये इस साल की इनकम है 50 रुपये, भले ही ये पिछली साल मिला लेकिन एडवांस था ना, इसलिए। अच्छा, अगर आप इस साल का देखेंगे, इस साल आपने एडवांस दिया है 40 रुपये, मतलब मिला है आपको इस साल 40 रुपये एडवांस मिले, वो 2000 में ही हैं। 40 रुपये एडवांस के दोस्तों, वो एडवांस इस बार की इनकम नहीं होगी, वो अगली साल की इनकम है। तो भले ही वो 40 रुपये अभी आपको दिख रहे हैं, उसको यहाँ से आप माइनस कर दीजिए। सब्सक्रिप्शंस फॉर 2022-23 इसी साल अनपेड कितना है 31 मार्च 2023 को, 90 रुपया। 31 मार्च 2023 को 90 रुपये का सब्सक्रिप्शन अनपेड है, राइट, अनपेड है, मतलब इसकी ये पेमेंट नहीं की गई। 31 मार्च 2023 को 90 रुपये का सब्सक्रिप्शन अनपेड है। तो भैया ये भले ही आपको नहीं मिला, लेकिन ये है इसी बार की इनकम, ये आपको समझना पड़ेगा। ठीक, ये 90 रुपये नहीं मिले आपको, इस बार मिल जाने चाहिए थे, मतलब इनकम इसी बार की है लेकिन नहीं मिले। तो अब मैं आपसे पूछूं कि कितना आएगा, कितनी इनकम है इस बार की, आप कहेंगे 240 रुपये, माइनस है 140 प्लस, तो माइनस 100 रुपये, 1900 रुपये इस बार की इनकम आ जाएगी। दोस्तों यही 1900 रुपये आपके चली जाती है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। ठीक, तो आप देखिए ये वाला जो ऑप्शन है 1900 इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये आपका सही है। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में कितना जाएगा, तो जितना आपने रिसीव किया इस बार, मतलब 2000 के 2000 रिसीट एंड पेमेंट में जाना चाहिए था। ये आपका अगला क्वेश्चन देखिए जरा इसको। ठीक, अब दोस्तों जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, वो उनका जो ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट कमाना नहीं होता, इसलिए वो प्रॉफिट एंड लॉस नहीं बनाती। एग्जाम्पल क्या है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की, जैसे स्कूल्स हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, हॉस्पिटल्स हैं, ओल्ड एज होम्स हैं, ठीक, एनिमल शेल्टर्स हैं, क्लब्स हैं, ये सारे हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि स्कूल कुछ नहीं कमाती है? ठीक है, तो खैर वो मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि प्रॉफिट एंड लॉस नहीं बना रही है, लेकिन आपको लग भी रहा है कि यार कमा तो रही, तो वो कुछ दूसरी चीज़ बनाती है, वो बनाती है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। बैलेंस शीट हर तरह की ऑर्गेनाइजेशंस बनाती हैं, और एनपीओ को रिसीट एंड पेमेंट भी बनाना होता है, जो कि कैश अकाउंट की तरह दिखता है। तो ये तीनों ही बनाएगी। अगला, कंसीडर द गिवन स्टेटमेंट्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉस्ट कॉन्सेप्ट। दोस्तों ये कॉस्ट कॉन्सेप्ट होता क्या है? ये कहता है जितनी भी आपके पास फिक्स्ड असेट है, कौन सी फिक्स्ड असेट, उसको जब भी आप वैल्यू करो तो आप हिस्टोरिकल कॉस्ट पे करना। किस पे करना? हिस्टोरिकल कॉस्ट पे। मतलब क्या है इसका? मतलब ये है कि आप अभी जो मैंने एग्जांपल दिया था आपको पीछे, कि आपने एक लैंड खरीदी थी 10 साल पहले गुड़गांव में 20 लाख की, आज वो 2 करोड़ की है, तो आप किस वैल्यू पे लिखोगे?
आप हिस्टोरिकल कॉस्ट पे ही लिखोगे, ये कहता है। आइए देखते हैं assertion, the cost concept is applicable only to fixed assets and not to current asset। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, मैंने आपको ये बात तो बता ही दी। रीजन दे रहे हैं कुछ, इफ अ फर्म डज नॉट पे एनीथिंग फॉर अ फिक्स्ड एसेट, मतलब कोई आपको फिक्स्ड एसेट मिल जाती है फर्म को, लेकिन उसको पेमेंट नहीं करनी पड़ती, ठीक, पेमेंट नहीं की वैसे ही मिल गई, तो कहते हैं इट वुड नॉट बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। मैंने आपको बताया था वही चीज़ें बुक्स में लिखी जाती हैं जिनके लिए हम पैसा देते हैं, मनी में मेज़र की जाती। यहाँ पे पेमेंट तो कुछ हुई नहीं, तो फिक्स्ड एसेट आ गया तो उसकी रिकॉर्डिंग नहीं होगी, बिल्कुल ठीक बात है ये भी, राइट। लेकिन कहते हैं कि आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, बिल्कुल आर इज नॉट करेक्ट, आपने नहीं दिया और फिक्स्ड एसेट लिखेंगे करंट एसेट, तो ये दोनों सही तो हैं, लेकिन आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ये बात भी बिल्कुल ठीक है, राइट। आइए चलिए आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज इन्वेंट्री। इन्वेंट्री मतलब जो भी आपके पास माल जो बेचते हो आप पड़ा हुआ है, ठीक, हो सकता है आप माल पहले बनाते हो फिर बेचते हो, जैसे आप पकौड़ी प्याज की पकौड़ियाँ बेच रहे हो, आपका एक रेस्टोरेंट है, ठीक, तो उस प्याज की पकौड़ी को बनाने के लिए जो बेसन मैदा है वो भी तो माल है आपका, ठीक, बेचेंगे नहीं, बाद में बेचेंगे। तो इन्वेंट्री की जो डेफिनेशन है दोस्तों, इन्वेंट्री मतलब ये माल जो आप बेचते हो, इसमें आप रॉ मटेरियल भी ले लेते हो, बेसन मैदा वगैरह, फिनिश्ड गुड्स जब आपकी पकौड़ी रेडी हो जाएगी वो भी आ जाएगी, बिकने के लिए तैयार है, और वर्क इन प्रोग्रेस मतलब पकौड़ी अभी रेडी नहीं है, या तो कढ़ाई में है या तो बेसन में प्याज लिपटा हुआ है, अभी उसको आप तलेंगे, ठीक। तो ये तीनों ही आपकी इन्वेंट्री हैं। मशीनरी कभी भी नहीं आती इन्वेंट्री में, ये फिक्स्ड एसेट होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ टाइप ऑफ एरर्स मेड वाइल रिकॉर्डिंग अ बिजनेस ट्रांजैक्शन। इनमें से एक पूछ रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। आइए देखते हैं। सेल किया आपने 500 रुपए का कमल को, इसको आपने पोस्ट कर दिया ऑन द डेबिट साइड ऑफ किशोर, ये वन साइडेड एरर है या नहीं है ये पूछ रहे हैं। चलिए अभी देखेंगे, अगला देखते हैं। पेमेंट आपने की 1000 रुपए ब्याज के रूप में, वॉज पोस्टेड ट्वाइस टू इंटरेस्ट अकाउंट, इज एन एग्जाम्पल ऑफ वन साइडेड एरर, राइट। प्यार बच्चे आप देखेंगे ध्यान से तो आप खुद बताइए इनमें से कौन सा वन साइडेड एरर है। ये जो आपने दोनों साइड पोस्ट कर दिया ये वन साइडेड एरर हो गया, ये उस साइड को क्या करेगा, पूरा इफेक्ट कर देगा, ठीक है, राइट। और ये जो आपने किशोर के अकाउंट पे पोस्ट किया दैट इज ऑल्सो वन साइडेड एरर, तो आप कह सकते हैं बोथ 1 and 2 इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक। 2 साइडेड एरर कोई नहीं, दोनों साइड आपने कोई एरर नहीं की है इनमें। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 क्या कहता है इन्वेंट्री के बारे में, फिर से पूछ रहे हैं कि जब आप इन्वेंट्री की वैल्यू निकाल रहे हो तो कौन सी आपको, राइट, एक्सक्लूड, जिन कॉस्ट को एक्सक्लूड कर देता है उन कॉस्ट के बारे में इनमें बता दो कौन सी वो हैं। एबनॉर्मल अमाउंट्स ऑफ वेस्टेड मटेरियल्स, बिल्कुल हम इसको एक्सक्लूड कर देते हैं। स्टोरेज कॉस्ट, इन्वेंट्री को रखने की का खर्चा, अनलेस दोज कॉस्ट आर नेसेसरी इन द प्रोडक्शन प्रोसेस प्रायर टू अ फर्दर प्रोडक्शन स्टेज। ध्यान से समझना दोस्तों, आपको बनाने हैं पार्ले जी के बिस्किट्स, अब मैदा वगैरह लेके आए, रखा हुआ मैदा, अब ये जो मैदा है किस लिए है सर, इससे हमने क्या किया ना सर, राइट, हमने स्टोर किया है मैदा, फिर इससे बिस्किट बनाएंगे, तो ये जो स्टोर करने का खर्चा है ये क्यों हो रहा है, क्योंकि सर बिस्किट बनाएंगे, तो क्या ये स्टोर करने का खर्चा बिस्किट पे डालोगे, हाँ जी सर, बिस्किट की जब कॉस्ट निकालेंगे एक पैकेट की तो स्टोर करने का खर्चा भी डालेंगे उस पर, बात समझ में आई, ठीक है सर। अच्छा बिस्किट बन गई, अब स्टोर करने का खर्चा क्या बिस्किट की कॉस्ट पे डालोगे, नहीं सर ये एडिशनल कॉस्ट है, ये बिस्किट की कॉस्ट पे नहीं आएगा, ठीक। वही चीज़ कह रहे हैं कि हमें स्टोरेज कॉस्ट अनलेस दोज कॉस्ट आर नेसेसरी इन द प्रोडक्शन प्रोसेस प्रायर टू अ फर्दर प्रोडक्शन स्टेज, राइट, मतलब ये वो स्टोरेज कॉस्ट है जो प्रोडक्शन स्टेज के बाद की है, इसको हम नहीं लेंगे इन्वेंट्री में, बिल्कुल ठीक बात। अच्छा इन्वेंट्री में कभी भी एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड नहीं ली जाती,
राइट। अगर वो रिलेटेड नहीं है, मशीन जहाँ से भी इन्वेंट्री आप ला रहे हैं पॉइंट ऑफ सेल तक लाने तक, वहाँ तक वो रिलेटेड, उससे रिलेटेड नहीं है, आपकी दुकान तक लाने में से वो रिलेटेड नहीं है, तो आप वो खर्चा नहीं लेते। पीछे भी ये बात आपसे हो रखी है। तो ऑब्वियसली ऑल थ्री आर करेक्ट। दोस्तों देख रहे हैं अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस डू नॉट रिलेट टू एग्जाम्पल्स ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रिपेयर एक्सपेंसेस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं। इंश्योरेंस हर साल कराते हैं आप, ठीक। पार्ट ऑफ द बिजनेस है, जितनी मशीनें वगैरह हैं, कार वगैरह हैं, बिल्डिंग है, हर साल इंश्योरेंस कराएंगे। सो ऑब्वियसली दिस इज ऑल्सो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इंस्टॉलेशन आप फिक्स्ड असेट का कराते हैं, फिक्स्ड असेट कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, उसको इंस्टॉल करने का खर्चा भी कैपिटल एक्सपेंडिचर। और अगर आपने पुरानी गाड़ी खरीदी, उसकी मरम्मत करवाते हैं, वो भी जो खर्चा होता है, आप जब पहली दफ़ा मरम्मत करा रहे हैं ताकि वो चलने लगे, तो वो सारा ही खर्चा आप उसके ऊपर ही चार्ज कर देते हैं, मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर मानते हैं। तो कौन कौन से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं है? सी एंड डी, ठीक। आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर ऑफ द कॉजेज ऑफ डेप्रिसिएशन विद इट्स टाइप, राइट। ऑब्सोलेसेंस का मतलब ऑब्सोलेट हो जाना। ऑब्सोलेट कब कोई चीज़ हो जाती है? जब कोई नई टेक्नोलॉजी आ जाती है मार्केट में। जैसे पहले वो वाले मोबाइल थे कीबोर्ड वाले, है ना, कीपैड, ठीक। फिर टच वाले मोबाइल्स आ गए, वो की वाले एकदम बेचारे ऑब्सोलेट हो गए, उनकी वैल्यू बहुत कम हो जाएगी, है ना। तो ये एक्सटर्नल फैक्टर है डेप्रिसिएशन का। तो ऑब्वियसली आपका सीधा आंसर पहला ही दिख रहा है इसमें, राइट, क्लियर। सो ऑब्सोलेसेंस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फिक्टिशियस असेट्स। वर्थलेस आइटम होते हैं ये। क्या होते हैं? वर्थलेस आइटम, ठीक है दोस्तों। भैया गुडविल वर्थलेस आइटम नहीं है। एप्पल के पीछे का जो लोगो है वही उसकी गुडविल है। अब अगर एप्पल वही छीन लो आप एप्पल से, तो सोचो बिकेगा फ़ोन। तो वर्थलेस आइटम नहीं, बड़ा इंपॉर्टेंट आइटम। अब आइए डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। दोस्तों बैलेंस शीट में इस साइड आप कैपिटल लिखते हैं सबसे पहले, और जो भी आपको पीएल अकाउंट से नेट प्रॉफिट मिलता है इसमें ऐड कर देते हैं। अगर लॉस मिल जाए तो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सब्ट्रैक्ट कर दो यहाँ से सब्ट्रैक्ट मतलब उस साइड, यहाँ अगर माइनस करें तो साइड प्लस में लिख सकते हो आप। ये इस साइड वाले उस साइड के दुश्मन एक तरह से हैं, ठीक। तो यहाँ पे आप माइनस कर सकते हो जो भी लॉस हुआ, या आप यहाँ पे भी उठा के लिख सकते हो लॉस एज पर पीएल। अब ये बताओ, आपको तो एक बात पता है, बैलेंस शीट में इस साइड सारे असेट्स लिखते हैं आप, तो क्या ये लॉस असेट है? नहीं है, लेकिन लिखा गया है। तो ये वर्थलेस आइटम है, फिक्टिशियस असेट है, ये असेट है ही नहीं। उधर खाली असेट लिखे जाते हैं, ये लिखा गया, तो ये भैया फिक्टिशियस आइटम। Which of the given statement is या are correct in the context of account balances of the ledger? लेजर से रिलेटेड है भैया, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है ये बताना है। डेबिट बैलेंस है अगर पर्सनल अकाउंट का, डेबिट द रिसीवर, जो भी रिसीव करता है उसको डेबिट करते हो आप। जिसने रिसीव कर लिया वो आपको पैसे देगा, वो ओ करता है बिजनेस का पैसा। पार्टी ओज दैट अमाउंट टू द बिजनेस, करेक्ट। ऑल रियल अकाउंट शोज अ डेबिट बैलेंस, रियल संपत्तियों का अकाउंट। रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, संपत्ति जब भी आए डेबिट करो, तो बिल्कुल ठीक बात है, ये डेबिट बैलेंस दिखाएगा। नॉमिनल अकाउंट्स आर नॉट यूजुअली बैलेंस्ड। जनरली प्यारे बच्चे जो नॉमिनल अकाउंट होते हैं, ये नॉमिनल जैसे रेंट का अकाउंट है, सैलरी आपने पे की उसका अकाउंट है, तो ये सारे अकाउंट को हम बैलेंस नहीं करते। हम क्या करते हैं, इनका जो मतलब इनका टोटल करते हैं, जो भी डिफरेंस आता है, मतलब हम देख लेते हैं कि कितना खर्चा आ रहा है। रेंट आपने पे किया अकाउंट में लिख दिया, टोटल रेंट उठाएंगे हम, पीएल में डाल देंगे। पीएल में दो साइडें होती हैं, एक्सपेंस की और इनकम की। एक्सपेंस की साइड आप डाल देते हैं, ठीक है, रेंट डाल देंगे, फिर सैलरी डाल देंगे, फिर डेप्रिसिएशन डाल देंगे, आप ऐसे डालते चले जाते हैं।
क्यों डालते हैं दोस्तों हम? क्योंकि भैया एक साइड सारे खर्चे डालेंगे, दूसरे साइड इनकम, तभी तो निकालेंगे प्रॉफिट। ठीक, तो दे आर नॉट यूजुअली बैलेंस्ड बट क्लोज्ड बाई ट्रांसफर टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। राइट, बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं। सो ऑल थ्री आर करेक्ट, यस। इंड AS 1 क्या कहता है दोस्तों? कहता है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं ये दिस विल कंप्राइज ऑफ SOCIE, और ये जो कॉन्सेप्ट है ये इंडियन गैप में नहीं था। ठीक, SOCIE का फुल फॉर्म क्या है? वो है दोस्तों स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। आता है तो करें, अदरवाइज आगे बढ़ जाना होगा आपको। खैर इस बार के लिए याद रखिएगा, थोड़ा बहुत इसके बारे में पढ़ भी सकते हैं आप। विच ऑप्शन शोज द करेक्ट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट गिवन द नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन? छोटा डोनेशन है, रेवेन्यू रिसीट, बिल्कुल सही बात है। राइट, और सब्सक्रिप्शन का अमाउंट दोस्तों हर साल मिलता है, मेंबर्स देते हैं आपको हर साल, यही आपकी इनकम है, तो रेवेन्यू रिसीट ही है, कैपिटल रिसीट नहीं है। ठीक, बोथ आर करेक्ट। अगला, सिंगल एंट्री सिस्टम में जब आप रेंट पे करते हैं, देखिए रेंट पे किया, ये पे किया, वो पे किया, सिंगल एंट्री वाले में ये सब मैटर नहीं करता। मैटर क्या करता है? कैश कम हो रहा है कि ज़्यादा, मेरे पास कितना कैश है, आदमी हमेशा ये देखेगा। ठीक, तो इट विल बी रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, बिल्कुल सही बात है। एंट्री विल बी मेड इन द रेंट अकाउंट, नहीं, गलत बात है। सिंगल एंट्री सिस्टम में आप नॉमिनल अकाउंट और रियल अकाउंट अवॉइड करते हैं, नहीं बनाते हैं। आप क्या क्या बनाते हैं दोस्तों? आप बनाते हैं कैश अकाउंट, ऑब्वियसली ये भी रियल है, ये बनाते हैं, और दूसरा पर्सनल अकाउंट सारे बनाते हैं आप। ठीक, तो दिस वन इज गलत। राइट, ओनली वन। राइट, चलिए। डैश कन्वेंशन इज एन एक्सेप्शन ऑफ द फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट। फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अकाउंट्स में जो भी इंफॉर्मेशंस हैं वो फुल्ली और कंप्लीटली आप डिस्क्लोज करो। ठीक, लेकिन मैटेरियलिटी प्रिंसिपल क्या कहता है कि जो मटेरियल इंफॉर्मेशन है उन्हीं को डिस्क्लोज करो, इमैटेरियल को छोड़ दो, या तो क्या कर दो, या तो छोड़ दो या तो क्लब करके लिख दो। तो इसकी सीधी दुश्मनी जो है फुल डिस्क्लोजर की मैटेरियलिटी से है। सो मैटेरियलिटी इज एक्सेप्शन। एक्चुअली में प्रूडेंस भी एक्सेप्शन है, लेकिन मैटेरियलिटी ज़्यादा बड़े वाला एक्सेप्शन है। प्रूडेंस क्या कहता है दोस्तों? ये कहता है फ्यूचर के प्रॉफिट को ध्यान मत देना और फ्यूचर के लॉसेस को लिख लेना। तो सोचो ना, अगर फ्यूचर के प्रॉफिट नहीं लिख रहे, लॉस लिख रहे हैं, तब भी यहाँ पे हमने फुल्ली डिस्क्लोज तो नहीं किया ना, बट ये फ्यूचर की बात करता है, इसलिए ये छोटा दुश्मन, और ये तो करंट में ही कह रहा है कि अभी के वर्तमान की बात कर रहा है, और कह रहा है जो इमैटेरियल उसको छोड़ दो, तो ये बड़ा दुश्मन। दोनों एक साथ आ गए तो मैटेरियलिटी। अदरवाइज कहीं पे प्रूडेंस मिले और 3 दूसरे ऑप्शंस मिले तो प्रूडेंस को हम टिक करेंगे। राइट, चलिए। फेलियर टू डिफरेंशिएट बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रिजल्ट्स इन एरर ऑफ प्रिंसिपल। ये आपको बता रखा है क्लास में। ठीक, राइट, और एरर ऑफ प्रिंसिपल को ट्रायल बैलेंस नहीं पकड़ पाएगा। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का काम क्या है दोस्तों? जो भी सामान आप बना रहे हैं उसकी कॉस्ट निकालना, कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड। ठीक, अच्छा, इसके अलावा अब जब मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट आप बनाएंगे तो दोस्तों, ठीक है, इस साइड आप सारे खर्चे वगैरह लिखते जाते हैं। अगर इस साइड कुछ इनकम कहीं जैसे हो जाए वो लिख देते हैं, जैसे सेल ऑफ स्क्रैप। ये सेल आपको थोड़ी बहुत इनकम देगी, मतलब कॉस्ट को कम कर देगी ना, तो वो लिख देते हैं। कोई भी क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस बच जाए तो वो भी आप इसको इसी साइड लिख देते हैं। तो आप कहेंगे बोथ आर करेक्ट, बोथ 1 and 2। राइट, चलिए प्यारे बच्चे, अगला, व्हेन बैलेंस एज पर द पासबुक इज द, अब ये बैंक रिकंसिलिएशन का क्वेश्चन है। राइट, और बैलेंस एज पर पासबुक इज द स्टार्टिंग पॉइंट। पासबुक आपके पास यही स्टार्टिंग पॉइंट है दोस्तों। ठीक है, बैलेंस पासबुक का। डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर्स, कस्टमर डायरेक्टली कहाँ डिपॉजिट करेंगे?
बैंक में ही कर सकते हैं। वो चीज़ आपके पासबुक में आ गई होगी, ठीक, तो वो ऑलरेडी पासबुक के बैलेंस में है। मुझे अगर कैशबुक का बैलेंस निकालना है, ठीक, तो डायरेक्ट डिपॉजिट जो भी कस्टमर ने किया है वो पासबुक में है। जब मैं उसको पासबुक से माइनस करूंगा तभी कैशबुक मिलेगा, मुझे माइनस करना पड़ेगा, ये गलत, इनकरेक्ट वाला ही पूछ रहे हैं ये, तो ये हमारे आंसर में आएगा 1। बैलेंस एज पर पासबुक स्टार्टिंग पॉइंट है अनकलेक्टेड चेक, ठीक, चेक नॉट कलेक्टेड। दोस्तों जब भी हम चेक बैंक में जमा कराते हैं तो कैशियर क्या करता है, कैशबुक के बैंक कॉलम में एंट्री मार देता है कि साहब चेक हमने जमा करा दिया। पासबुक में वो चीज़ नहीं आ रही, क्यों? क्योंकि चेक पैसा नहीं आया, अभी पासबुक में वो चीज़ नहीं आ रही। तो भैया पासबुक में हमें कहीं भी नहीं दिख रहा, अनकलेक्टेड चेक की डिटेल दिखेगी ही नहीं, ठीक है। तो अब अगर मुझे कैशबुक का बैलेंस जानना है तो मैं क्या करूँगा, मैं वो अनकलेक्टेड चेक वाले को ऐड कर दूंगा, ठीक, ऐड कर दूंगा। ये वाला तो सही है, ये नहीं आएगा क्योंकि हमें इनकरेक्ट लेने। बैलेंस एज पर कैशबुक अगर आपको दिया दोस्तों, अगर आपको बैलेंस एज पर कैशबुक दे दिया, ठीक है, जो भी बैलेंस है हमें पासबुक का निकालना है। अनप्रेजेंटेड चेक्स आर एडेड, अनप्रेजेंटेड चेक्स की बात कर रहे हैं दोस्तों। मैंने अब कैशबुक, मैं कौन हूँ, अकाउंटेंट, चेक हमने किसी को दे दिया, जैसे हमने दिया, कहा भाई हमारे पैसे अब कम हो जाएंगे, वो बैंक में जाएगा, चेक जमा करेगा, मेरे अकाउंट से, हमारे अकाउंट से कट जाएंगे, तो हमारे बिजनेस में पैसा कम हो जाएगा, ठीक। तो हमने क्या किया होगा, तुरंत उस पैसे को माइनस कर दिया होगा, इस पैसे को माइनस किया होगा, उसके बाद ही हमारा फाइनल बैलेंस ही आया है। पासबुक प्रिंट होके आया, देखा कि यार ये चेक तो उसने अभी तक जमा ही नहीं किया, ये अनप्रेजेंटेड चेक है, बैंक में प्रेजेंट ही नहीं हुआ पेमेंट के लिए, पासबुक में कहीं भी इसकी एंट्री नहीं है। ये चीज़ क्या होगी दोस्तों, ये चीज़ भी हमको करनी पड़ेगी ऐड, राइट। हमने माइनस किया था, राइट, ये माइनस हुई नहीं तो ऐड कर देंगे हम। तो अगर आप देखेंगे ध्यान से प्यारे बच्चे, तो एडेड दिया भी है, ठीक है, तो हमारा आंसर सिर्फ एक ही है, पहला। इनकरेक्ट पूछ रहे थे इसलिए पहला, ठीक। चलिए आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ टू साइडेड एरर व्हाइल रिकॉर्डिंग अ बिजनेस ट्रांजेक्शन। टू साइडेड एरर की बात कर रहे हैं। 100 रुपए मिलते हैं देशमुख से, उसके अकाउंट में पोस्ट करते हैं, ये पोस्ट लेजर में गलती है, 1 साइडेड एरर है, लेजर में गलती है, 10 रुपए लिख दिया कहीं, वंस। परचेज बुक डेबिट नेचर की होती है, आपने 1000 रुपया ज़्यादा जोड़ दिया, 5000 जोड़ना था 6000 जोड़ दिया, 1000 से बैलेंस बढ़ गया, ये भी 1 साइडेड एरर है, राइट। डेबिट वाला बैलेंस 1000 रुपये बढ़ जाएगा। आगे कहते हैं क्रेडिट सेल हमने की 1080 रुपये की आनंद को, इसको गलती से हमने रिकॉर्ड कर दिया, जर्नल में गलती है दोस्तों, जर्नल में, ठीक, जर्नल में। इन द सेल्स बुक फॉर ₹1800। अब जो जर्नल में गलती हो गई, 1080 की जगह आपने 1800 कर दिया, दोनों साइड ऊपर नीचे कर दिया आपने ये गलती, तो ये टू साइडेड एरर, सॉरी, हाँ टू साइडेड एरर है, ये बिल्कुल ठीक बात है। थर्ड वन इज टू साइडेड एरर, ठीक। चलते हैं प्यारे बच्चे आगे। विच ऑफ द ऑप्शन शोज द करेक्ट रिकॉर्डिंग ऑफ द ट्रेड डिस्काउंट रिसीव्ड ऑन परचेज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। दोस्तों डिस्काउंट दो तरीके की, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। जब भी आप दुकान पे खड़े होते हैं, आप, उसने पूछा भाई, आप पहुंचे सामान लेने, आप कहते हैं जी मुझे ये सामान कितने का है, कहता है 100 रुपए का, आप कहते हो 10 पीस लूंगा, कहता भाई साहब 900 रुपए में दे दूंगा, मतलब तुरंत आपको डिस्काउंट दे दिया उसने 10%। अब ये जो उसने 100 रुपए का डिस्काउंट दिया, इसकी कहीं कोई एंट्री हम नहीं करते, ये तो बातचीत हुई थी, डिस्काउंट हो गया। जब हम आएंगे 900 रुपये पे वो बिल बना के देगा, वही 900 रुपया हम अपने अकाउंट में लिख देंगे कि जी हमने सामान 900 में खरीदा है, ठीक। बात समझ गए दोस्तों, तो 900 में हम वो सामान दिखा देंगे, राइट। तो इसकी कोई एंट्री नहीं होती। कैश डिस्काउंट होता है, वो बाद में मिलता है, उसकी एंट्री करते हैं। ट्रेड डिस्काउंट देखते हैं, ये डेबिट नहीं करेंगे, डिस्काउंट, क्रेडिट भी नहीं करेंगे।
ट्रेड डिस्काउंट इज डिडक्टेड फ्रॉम द लिस्ट प्राइस, जो भी लिस्ट प्राइस थी 1000 रुपये, उसमें 100 रुपये का डिस्काउंट था ना, तो माइनस करके आप 900 कर दो और सीधे इसी वैल्यू पे, नेट वैल्यू पे आप रिकॉर्डिंग कर लो अपने अकाउंट्स में। 100 रुपये का डिस्काउंट की अलग से अकाउंटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। प्यारे बच्चे, अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज एन इनकरेक्ट पेयर कंसिडरिंग अ फॉर्म्स बैलेंस शीट। बैलेंस शीट की बात कर रहे हैं। बिल्स रिसीवेबल, रिसीवेबल पैसा मिलेगा, कोई बिल है, कोई कागज है जो हमें पैसा दिलाएगा, मिलेगा, तो एसेट है, बिल्कुल करंट एसेट है, ठीक है। वेस्टिंग एसेट्स, ऑयल वेल्स, ठीक है। फिक्टिशियस एसेट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स। और टेंजिबल एसेट, ट्रेडमार्क्स। भाई ट्रेडमार्क जो है वो टेंजिबल एसेट नहीं होता, वो इनटेंजिबल एसेट होता है। ट्रेडमार्क एक ऐसी संपत्ति जिसको आप छू देख नहीं सकते, तो ये इनटेंजिबल एसेट है। यही गलत था आपके में। फिक्टिशियस एसेट क्या होता है दोस्तों? जब भी आप जैसे कोई कंपनी है शेयर्स बेच रही है, कुछ डिस्काउंट देती है, ये कोई एसेट थोड़ा ही ना, ये तो खर्चा है, तो ये एसेट मानते हो तो फिक्टिशियस एसेट हो जाता है, वर्थलेस आइटम्स। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के कॉन्टेक्स्ट में कौन सी ट्रांजैक्शंस, कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? कॉस्ट ऑफ पैकिंग एक डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस है और इसे पीएल में डालेंगे, ये तो सही है भैया, करेक्ट है। सैलरी और वेजेस पीएल में डालेंगे, बिल्कुल करेक्ट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज चार्ज विद ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, करेक्ट। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस पीएल में जाते हैं, डायरेक्ट जाते हैं ट्रेडिंग में। डायरेक्ट एक्सपेंसेस ट्रेडिंग अकाउंट में जाते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस पीएल अकाउंट में जाते हैं। इनकम टैक्स पेड इन केस ऑफ अ प्रोप्राइटरी कंसर्न इज चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। दोस्तों, इनकम टैक्स को आप पीएल पे चार्ज नहीं करते। जब आप पीएल बनाते हो, पीएल से आप निकाल लेते हो नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट, जो भी नेट प्रॉफिट आती है उस पे आप टैक्स देते हो। टैक्स का, इनकम टैक्स का पीएल से कोई मतलब नहीं। ये पीएल बन जाता है, नेट प्रॉफिट आ जाती है, उसके बाद नेट प्रॉफिट पे टैक्स दिया जाता है, ठीक। 38, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। मैंने बता दिया आपको बिल्स ऑफ एक्सचेंज होते क्या हैं। डायरेक्ट कर देता हूं मैं कि आप मुझे इतने रुपए दे दो, कागज पे, स्टाम्प पेपर पे लिख के आप एक्सेप्ट कर लेते हो, आप पैसे दोगे। व्हेन द बिल इज ऑनर्ड ऑन द ड्यू डेट, मतलब बिल की ड्यू डेट पे पेमेंट हो गई। अब बिल में कई सारी पार्टीज होती हैं, एक ड्रॉवर होता है, एक ड्रॉई। ड्रॉवर जो बिल बनाता है, जैसे मैं, ड्रॉई जो एक्सेप्ट करेगा, कहेगा कि हाँ भाई मैं पेमेंट करूंगा। तो ड्रॉवी ने क्या किया, क्रेडिट कर दिया बिल पेबल को पेमेंट होने के बाद। क्रेडिट दोस्तों ये तब करेगा जब इसको लाइबिलिटी बनाएगा, लेकिन पेमेंट जब कर देता है तो लाइबिलिटी खत्म हो जाती है। शुरू शुरू में इसने लाइबिलिटी बनाई होगी, क्रेडिट किया होगा, अब जब पेमेंट कर देगा तो डेबिट कर देगा। अब क्रेडिट नहीं करेगा, अब डेबिट कर देगा, ठीक। द बिल इज ट्रीटेड एज डिसऑनर्ड इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी ऑफ द ड्रॉवी। क्या कहते हैं, बिल डिसऑनर हो जाएगा कि भैया इसकी पेमेंट नहीं हो सकती, अगर जो ड्रॉवी है जिसने एक्सेप्ट किया था वो दिवालिया हो जाए। बिल्कुल सही बात है, ये भी सही है। इनकरेक्ट पूछना हमसे दोस्तों, ये तो ये वाला इनकरेक्ट मिल चुका है, ये तो करेक्ट, ठीक है, करेक्ट। पढ़ देता हूं फटाफट। व्हेन द बिल इज डिस्काउंटेड और एंडोर्स्ड, नो एंट्री फॉर पेमेंट ऑफ द बिल इज पास्ड इन द बुक्स ऑफ द ड्रॉवर। ड्रॉवर तो पैसे ले रहा है जब वो डिस्काउंट करा रहा है, एंडोर्स कर रहा है तो पैसे नहीं ले रहा, किसी और को बिल दे दे रहा है, तो पैसे देने की एंट्री, पेमेंट की एंट्री कोई भी ड्रॉवर के अकाउंट में नहीं होगी, ठीक बात है। व्हेन द बिल इज डिसऑनर्ड, जब बिल की पेमेंट नहीं होती है, द ड्रॉवी विल बी डेबिटेड इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर। बिल्कुल, ड्रॉवर कहता है भाई बिल तो अब गया हाथ से, अब ड्रॉवी जिसने हमसे सामान उधार लिया था वही हमारा डेटर है, दोबारा उसको वो डेबिट कर देता है, राइट, सही बात है। वेदर द बिल इज रिटेन्ड, इंडोर्स्ड और डिस्काउंटेड, ठीक है। सो दिस वन वाज इनकरेक्ट, यही आपका आंसर पहला, ठीक, यही है आपका आंसर पहला वाला।
ठीक। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी एन अरेंजमेंट इन केस ऑफ एकोमोडेशन बिल। अब दोस्तों ये एकोमोडेशन बिल क्या होता है? ये एक खास तरह का बिल होता है। मान लीजिए कि मुझे पैसे की ज़रूरत है, मैं भी व्यापारी हूँ, आप भी व्यापारी हैं। अब मैं क्या करूँ, ऐसे पैसा मिल नहीं रहा कहीं से, तो मैंने कहा यार दोस्त, मैं तेरे ऊपर एक बिल ड्रॉ कर रहा हूँ। आपने कहा हैं ये क्या? मैंने कहा रुक जा यार, समझ, मैं तेरे को परेशान नहीं करूँगा, सिर्फ बिल बना रहा हूँ। आपने कहा ठीक है, मैंने लिखा आपका नाम और लिख दिया, मैं तुम्हें आदेश देता हूँ या निर्देश देता हूँ, तुम मुझे इतनी तारीख को, इतने 15 तारीख को मान लो 2 लाख रुपए दोगे। ठीक, आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया। अब उसमें यह नहीं लिखा किस क्यों दोगे। जनरली क्या होता है, सामान बिके, मैं आप कुछ सर्विस दूं, तब आप पैसे दो, बात समझ में आती है। यहाँ पे ऐसे ही लिख दिया दोगे, आपने एक्सेप्ट कर लिया। ठीक, तो अब ये बिल ऑफ एक्सचेंज एक कंप्लीट हो गया। मैं लेके पहुँचता हूँ बैंक के पास, इसको करा लेता हूँ डिस्काउंट, मतलब बैंक से कहता हूँ साहब मुझे ये पैसा मिलेगा बाद में, आप ले लो इसको और मुझे अभी पैसे दे दो। बैंक अपने चार्जेस काट लेता है, मुझे पैसे दे देता है। मैं अपना काम करता हूँ, जो भी बिजनेस में लगाना था लगाता हूँ। ड्यू डेट जब आती है तब मैं पैसा अरेंज करके आपको दे देता हूँ, क्योंकि पेमेंट की जिम्मेदारी तो आपकी है बिल की। आप पेमेंट कर देते हो, बिल का ख़त्म। तो अब मुझे 2-3 महीने के लिए जो पैसा चाहिए था उसका अरेंज ऐसे हो गया घुमा फिरा के। इसको बोलते हैं एकोमोडेशन बिल। ठीक, तो अभी पहला केस मैंने बताया जिसमें पैसे की ज़रूरत सिर्फ मुझे थी। अब मैं और आप दोनों ही व्यापारी हैं। दूसरा केस क्या हो सकता है, हम दोनों को पैसे की ज़रूरत है, मैंने आपके ऊपर बिल बनाया, आपने एक्सेप्ट किया बिल को, मैं बैंक के पास ले गया, बैंक को दे दिया, बैंक ने पैसे दे दिए और हमने उस पैसे को आपस में बांट लिए। जो भी तय था कि तुम इतना ले लेना, मैं इतना ले लूँगा, हम दोनों काम चल जाएगा, बांट लिए। जब ड्यू डेट आती है मैं अपना हिस्सा आपको दे देता हूँ और आप अपना हिस्सा अरेंज कर लेते हो, जाते हो बैंक को पूरा पैसा चुका देते हो आप। ये दूसरा केस। तो इसमें दोनों को ही पैसे चाहिए थे, दोनों ने ले लिए। अब तीसरा केस ये हो जाता है कभी कभी कि मैं आपके ऊपर बिल बना देता हूँ, आप मेरे ऊपर बिल बना देते हो। मान लो दोनों को पैसे चाहिए। अब मैं जाता हूँ अपने बैंक के पास, कहता हूँ भाई साहब मेरे पास बिल है, ये ले लो। तो बैंक से मैं डिस्काउंट करा लेता हूँ, पैसे ले लेता हूँ। आप अपने बैंक के पास जाते हो, आप डिस्काउंट करा लेते हो, पैसे ले लेते हो। ठीक, राइट। अब पैसे ले लिए हमने, आपने अलग अलग काम किया, यूज़ किया, ड्यू डेट पे अपना सेटल कर दिया उसको। ठीक, तो इस तरह से ये चीज़ें, मतलब 3 केसेस इसमें एकोमोडेशन बिल में बनते हैं। खास बात क्या है, इस बिल की लीगल वैलिडिटी नहीं है, इसको आप कोर्ट में नहीं लेके जा सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो कंडीशन है कि आप पैसे मुझे दोगे, क्यों दोगे ये नहीं बताया। मतलब क्यों, मतलब किस कारण से, कोई कंसिडरेशन नहीं है। ठीक, इसलिए आइए देखते हैं। अ बिल इज ड्रॉन फॉर एकोमोडेशन ऑफ द ड्रॉवर ओनली। बिल दोस्तों आप किसके लिए बना रहे हैं? सिर्फ ड्रावर को एकोमोडेट करने के लिए बिल्कुल बनाई जा सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहे हैं कि क्या क्या केसेस हो सकते हैं इसमें, तो बिल ड्रावर के लिए बनाई जा सकती है सिर्फ। अ बिल इज ड्रॉन एंड द प्रोसीड्स आर शेयर्ड बाय ड्रॉवर एंड ड्रॉई। ड्रॉवर और ड्रॉई दोनों ही पैसा बांट लेते हैं, बिल्कुल ये भी कंडीशन सही है। तो बोथ आर करेक्ट, आप कहेंगे कि दोनों ही ठीक। इन अमेंडेड कैश बुक विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी रिकॉर्डेड। अमेंडेड कैश बुक क्या होता है? कैश बुक आप जानते हैं, कैश बुक का बैंक कॉलम जो होता है उसी से हम बैंक रिकन्सिलिएशन उसको हम यूज़ करते हैं, पासबुक से उसको मैच कराते हैं बैंक कॉलम को। ठीक, अब कई बार क्या होता है, कुछ बार कि हम क्या करते हैं, अमेंडेड कैश बुक बना लेते हैं। मतलब बैंक रिकन्सिलिएशन बनाने से पहले जो भी हमारी कैश बुक है हम देख लेते हैं, भैया कैश बुक में पासबुक भी हमारे पास आ चुका है, कैश बुक भी है हमारे पास, कैश बुक का बैंक कॉलम। हम कहते हैं यार कौन कौन सी चीज़ें थी जो मुझे कैश बुक में लिख लेनी चाहिए थी जो मैंने नहीं लिखी है। मतलब हमारी गलती, मिस्टेक्स, आवर मिस्टेक्स। किसकी मिस्टेक? हमारी। जैसे बैंक ने कोई ब्याज दिया था, वो चीज़ हम नहीं लिखे थे तो लिख लेते हैं। अब ये तो भाई ठीक है, लिख सकते हैं ना, बैंक ने ब्याज दिया हमने नहीं लिखा, नहीं पता था। बैंक ने कोई चार्ज काट लिया, वो हमने नहीं लिखा था, लिख लेते हैं। ऐसी सारी चीज़ें हम लिख लेते हैं जो बैंक भूल गया था, सॉरी
हमसे रह गया था लिखना, राइट। अब जब बीआरएस बनेगा, इसके बाद जब बीआरएस बनेगा दोस्तों, तो उसमें कौन कौन सी चीज़ें आएंगी बीआरएस में? बीआरएस में तो एक बैंक की मिस्टेक आ जाती है। हमने अपनी मिस्टेक्स कैशबुक में सही कर ली, तो बैंक ने अगर कोई गलती कर दी, बैंक की मिस्टेक, वो आ जाती है बीआरएस में। और क्या आता है बीआरएस में? चेक डिपॉजिटेड, चेक आपने डिपॉजिट कर दिया बट नॉट क्लियर्ड। ये बड़े फेमस केसेस हैं, आप जानते हैं। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड, ठीक, राइट। दूसरा आ जाता है चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। ठीक है भाई, ये तीन चीजें आ जाती हैं बीआरएस में। तो अपनी सारी मिस्टेक हम कैशबुक में यहीं सही कर लेते हैं। आइए देखते हैं जरा क्या क्वेश्चन है। अमेंडेड कैशबुक पे क्या क्या रिकॉर्ड होगा? चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड नहीं होगा, ये तो यहीं मैंने आपको बता दिया। इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक क्रेडिटेड इन द पासबुक, इसको हम लिख लेंगे। क्यों लिखेंगे सर? इंटरेस्ट बैंक ने हमको दिया था, पासबुक में है, तो कैशबुक पे इसको लिख लेना चाहिए, लिख लेंगे। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, ये भी नहीं होगा। रॉन्ग एंट्री अगर पासबुक में है तो बैंक की मिस्टेक कहाँ सही करेंगे? बीआरएस में, कैशबुक में नहीं करेंगे, ये भी नहीं होगा। तो हमारा आंसर सिर्फ ये है भैया, ठीक। सो माय डियर फ्रेंड, विद दिस आई एम एंडिंग द सेशन। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे, बाय।